अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अभी कुछ देर में आज का प्रोग्राम तो हम अगेन एनर्जी पे कर रहे हैं और उसकी रीज़न है क्योंकि IMF के साथ आपकी निगोसिएशंस ख़त्म हो गई ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक, और अगले आधे पौने घंटे के अंदर इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी, हम भी आपसे शेयर करेंगे बिकॉज सब कुछ वहाँ जो फाइनल चीज़ें होनी थी कर दिया गया। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी थी न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी की। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री का टॉप ऑफिशियल जो है वो 3 दिन से इस मीटिंग में नहीं बैठे। खैर मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात की तो पता लगा वो सेक्रेटरी फाइनेंस को ही नहीं बिठाया गया क्योंकि वो शायद उन्होंने गुनाह कबीरा किया कि पहले दिन उन्होंने कुछ सख्त बातें कर दी IMF डेलीगेशन के साथ एंड ही वाज टोल्ड कि आप कोई एक्स्ट्रा बात ना करें, सख्त बात ना करें। आपको पता है मैं शायद वन ऑफ द वर्स्ट क्रिटिक्स हूँ ढाका साहब का, लेकिन इस बात का मुझे डेफिनेटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा द वे अगर उन्होंने वहाँ ये बात की है, क्योंकि और जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो पहले निगोसिएशंस में बैठा हो और जब फाइनल राउंड ऑफ निगोसिएशंस हों तो सेक्रेटरी फाइनेंस ही मुल्क का ना हो, बाकी आपके मशीरान बैठे हों, एडवाइज़रान बैठे हों, लेकिन दिस टेल्स यू अ लॉट। एनीवे आधे घंटे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, हम मुल्क दिवालिया हो गया, हम एक एक पैसे के लिए, एक एक कौड़ी के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं, कभी IMF के पास, कभी दूसरों के पास। लेकिन जब अपने मुल्क के अंदर नज़र दौड़ाते हैं तो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, इतने बड़े बड़े खाबे जिसको हम कहते हैं, विच आर माइंड बॉगलिंग। आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं IPPs पे पहले बात की, पेट्रोलियम भी बात की, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में से बहुत नाराज़ है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक अगले 20-25 साल में सिर्फ अगर मैं जायद पेमेंट्स की बात करूं तो जो IPPs का शोबा है जिसके अंदर आपके ये थर्मल वाले IPPs भी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो हमें आपको बिजली दे रहे हैं, जो उसमें गैस से चलने वाले हैं, तेल से चलने वाले हैं, अब विंड पावर के भी आ गए हैं, सोलर भी आ गए हैं, और अब तकरीबन 20-22 नए पानी के हाइडल के ऊपर भी चलने वाले IPPs इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। अगले 20-25 साल में आपको अंदाज़ा है कितने पैसे हम कम अज़ कम एक्स्ट्रा पेमेंट में दे रहे हैं? $50 अरब। अंदाज़ा $50 अरब क्या है कि आप अभी IMF से $6 से $8 अरब के लिए एड़ियाँ रगड़ते रहे हैं। हम अभी जाके सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE से $1-2 बिलियन के लिए हम भीख मांगते रहे हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त एज वी स्पीक हर साल करीबन बिलियंस ऑफ रुपीज़, बल्कि मैं आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ IPPs की एक्स्ट्रा मद में पेमेंट्स की जा रही हैं। अगर इसी को हम रोक लें तो हमारा सारा निज़ाम बदलता है, और इसी पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद सत्तार साहब, ये फॉर्मर मेंबर प्लानिंग कमीशन है एनर्जी के ऊपर। खालिद मुस्तफ़ा हैं सीनियर जर्नलिस्ट द न्यूज़ के साथ, लेकिन एनर्जी पे और फाइनेंस पे बहुत लिखते हैं। अली खज़र हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हेड ऑफ रिसर्च भी हैं, ये बिज़नेस रिकॉर्डर के साथ हैं। I'll start with you शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखी। अभी मैंने आपका पिछले दिनों एक आर्टिकल भी छपा हुआ था, उसमें बड़ी आपने खौफनाक किस्म की बातें बताई। आपने बताया कि जो मसलन ऑयल बेस्ड IPP से शुरू करते हैं, जो इनका जायज़ मुनाफा एक साल का वो था से $6.2 मिलियन, $6.2 मिलियन आपने कहा इसके बनते हैं, यानी कि तकरीबन 88 करोड़ रुपया। लेकिन जो इनका टैरिफ का स्ट्रक्चर है, जो इनके खांचे किए हुए हैं, वो एनर्जी ऑडिट नहीं होता, प्लांट एफिशिएंसीज डिफरेंट की हुई है, सब कुछ मिला के ये 3.83 बिलियन साल का उठा रहे हैं। और अगर आपने हिसाब लगाया कि पिछले 8 सालों में हम IPPs को 22 अरब से ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं और ये चल रहा है, ये ठीक है? जी बिल्कुल। 22 अरब डॉलर है या रुपीस है ये? नहीं, आपने $160 बिलियन का है ना? नहीं, $160 मिलियन पर प्लांट है ये। पर प्लांट है जी, तो 22 अरब पर प्लांट हो गया। जी 22 अरब पर प्लांट है। उफ, ये आप इसको अगर गौर से पढ़ें तो देखें इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मालिक साहब, जो ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होने के नाते इनको अपने अकाउंट्स स्टॉक एक्सचेंज को भी देने पड़ते हैं, SECP में भी दायर करने पड़ते हैं। तो इनका जो मुनाफा है, जो शरह मुनाफा, वो तो हर एक कोई भी उठा के देख सकता है क्या है। और जो पब्लिश्ड अकाउंट्स की बेसिस पे ये तो इनको गारंटीड कितना था? 15 के 17%? 15% था ऑयल बेस्ड के लिए, हाँ, और मेरे ख्याल 16 या 17% था गैस के लिए। ठीक है।
और तो अगर ये 50-60% मुनाफा कमा रहे हैं इन डॉलर टर्म्स, तो इन डॉलर टर्म्स तो पूछने वाला कोई नहीं है जी। इसके ऊपर नेपरा ने अभी दोबारा एक किया है, नोटिस लिया है और उसकी 100 मोटो प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं। नेपरा की तो ना ही बात करें, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का प्लेग्राउंड बना हुआ है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कि ये तो अब मामला जो है काफ़ी हद तक क्या नाम इन्वेस्टिगेट भी हो चुका है। नैब पूरी तैयारी में है इसके ऊपर, और ये जो एक्स्ट्रा पैसे पहले अगर IPPs पे आ जाएं, पे आ जाए, ये जो इतने बिलियंस हैं, और मैं एक डॉक्यूमेंट पढ़ा था, ये भी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट ही है, जिसके अंदर उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि ओवर द नेक्स्ट ब्रेकअप किया हुआ इंडस्ट्री का और तमाम प्रोजेक्ट्स का, मसलन कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी बिलियंस जाएंगे एक्स्ट्रा, जो ऑयल में भी हैं। तो अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? देखिए जी, आपने ये प्रोजेक्ट्स लगाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन प्रॉफिट गारंटी ऑन कॉस्ट प्लस बेसिस। आपका ये हक बनता है किसी भी मुल्क का कि जी अगर वो टैरिफ सेटिंग में इन्होंने कोलूजन की या ना अहली थी नेपरा की या जो भी था, उसको ठीक करें और जो एक्सेस पैसे हैं वापस लें। और वो ज़्यादातर तो वो पैसे अभी दिए ही नहीं हमने ना, वो जितना सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। सर्कुलर डेट तो आपका 1 ट्रिलियन है, उसमें से तकरीबन अगर कैलकुलेशंस देखें तो कोई 400 अरब इंडस्ट्री का है, IPPs वगैरह का है जी। हाँ, लेकिन चलो 400 अरब तो निकल गया, बाकी का वापस लें इनसे। तो देखें इसका जो असर पड़ता है वो पूरी मईशत पे पड़ता है। आपका ना इंडस्ट्री चल सकती है क्योंकि टैरिफ्स इतने ऊपर चले और अभी तो टैरिफ्स और बढ़ेंगे। अच्छा, ना आपका आम आदमी ये अफोर्ड कर सकता है बिजली, आपकी जो GDP ग्रोथ है वो रुक गई, आपका पाकिस्तान का एशलीज हील, ये भी एक आर्टिकल मैंने रिसेंटली लिखा था कि पाकिस्तान एशलीज हील इज़ द एनर्जी सेक्टर, कि अगर आप एनर्जी सेक्टर आपका ठीक नहीं होता तो पाकिस्तान के लिए आप कुछ भी करें कुछ आप प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, क्या प्लानिंग कमीशन अब इन चीज़ों को नहीं देख रहा है, इन चीज़ों को बताता नहीं है? जी, जब तक मैं था तो मैंने जो सबसे पहले सर्कुलर डेट की रिपोर्ट वो मैंने शाया करवाई थी, और जिसमें सारे वजूहात नेपरा की तो नाज़रीन मैं आपसे एक बात शेयर कर दूं कि जब कोल प्रोजेक्ट्स लग रहे थे पोर्ट कासिम का और साहिवाल पावर प्लांट, तो बताया गया कि जी वहाँ पे उस वक्त जो टैरिफ बढ़वाया गया, तो उस वक्त सेक्रेटरी वाटर एंड पावर सैफुल्लाह चट्टा साहब थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे उनको कहा कि आप इनका टैरिफ बढ़ाएं। एंड गेस व्हाट, सैफुल्लाह चट्टा साहब अब कहाँ हैं खुद, अब वो खुद मेंबर नेपरा हैं रिटायरमेंट के बाद। तो पहले हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठ के इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन प्रोजेक्ट को फेवर करते हैं, बाद में रेगुलेटर्स में आके बैठ जाते हैं ताकि पोस्ट फैक्टो के बाद जो फैसले हुए उसके बाद उनको आगे भी प्रोटेक्ट करते रहें। मैं 2 पावर प्लांट्स की आपको बात आता हूँ, IPPs ही आपके समझना आप इनको। ये जो पावर प्लांट को पोर्ट कासिम का है, इसमें जब टैरिफ इसका सेट हुआ जा रहा था तो उसमें ये कॉस्ट भी बढ़ा दी कि जो जेटी होती है जहाँ पे आगे शिप लगती है, वो कॉस्ट भी उसमें डाल दी गई। अलाउ किया गया नेपरा की तरफ से कि वो कॉस्ट भी हम आपको भर के देंगे, मालिक से, खालिद मुस्तफ़ा से, इनके बिलों पे डाल के हम आपको पैसे देंगे, आप बेफिक्र के एक जेटी छोड़ें 4 जेटीज़ बनाएं। जो साहिवाल पावर प्लांट है, जिसपे पहले बड़ी बहस होती थी कि खेतों के दरमियान में आके, एग्रीकल्चर एरिया के दरमियान में आपने क्यों आके पावर प्लांट लगा दिया, कोल पावर प्लांट, इतनी दूर से कोल लाएंगे, सारा कुछ करेंगे। उसके अंदर नेपरा ने अलाउ किया कि जो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो आने जाने का खर्चा है कोयले का, वो भी आम आदमी से ले लो। वाई? ये दुनिया में कहाँ होता है कि जो आपकी ये बिजनेस डिसीजंस हैं उनकी कीमत एक आम आदमी से आप लेते हैं? दुनिया में ऐसे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब आप कि वही लोग बैठ के पहले सेक्रेटरीज ये फैसले करवाएंगे और फिर नेपरा के मेंबर्स बन जाएंगे, तो जब नौकरी में होते हैं तब भी हमारी जान अजाब बनाई होती है और बाद में दे मेक श्योर कि वो अजाब कम ना हो। बट दिस इज़ जस्ट अ साइड पॉइंट। हम ज़रा आ जाएँ इसके ऊपर। खालिद, आज ये फिर ख्याल है कि अब बिल्स वगैरह फिर बढ़ने, टैरिफ्स बढ़ेंगे, सब कुछ। इधर ये लॉटरियाँ निकली हुई हैं कि बिलियंस हर साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं IPPs को। एनर्जी ऑडिट इन्होंने नहीं होने दिया,
2016 से मुकदमा पड़ा हुआ है जो स्टे हुआ हुआ है एनर्जी कंपनीज का। मैंने इस पे एक प्रोग्राम में पहले भी आप भी थे, हमने हाईलाइट किया था कि एक उसकी तारीख लगी है, उसको दूसरी तारीख नहीं लग पाई, तो बिलियंस जा रहे हैं और ये चलते रहेंगे अभी जी। ये क्या है फिर जो से खुद जिनकी कंपनीज इसमें शामिल हैं, ओरिएंट पावर, ये वो नदीम बाबर साहब वो एनर्जी टास्क फोर्स के हेड भी लगे हुए हैं और वो एडवाइजर तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बिल्कुल, उनके पास दोनों जो हैं एडवाइजरी रोल भी है और एग्जेक्टिव रोल भी है उनके पास। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो आईपीपीस का नुमाइंदा बंदा है वो इस वक्त गवर्नमेंट में है एंड ही इज कॉलिंग द शॉट्स। मेरे उनसे मैसेज एक्सचेंज हुए, मैं नाज़रीन आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम में दोबारा नाज़रीन उनको इनवाइट किया, पहले भी किया, तो उन्होंने मुझे लिखा कि मैं कोई इसलिए मैं नहीं समझता कि मुझे प्रोग्राम में आने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने कोई एक्सप्लेन ऐसी कोई काम नहीं किया कि जो मुझे अपना आप डिफेंड करना पड़े या एक्सप्लेन करना पड़े। मैंने उन पर वाज़ेह किया, मैंने कहा जब आप पब्लिक ऑफिस में आते हैं तो ये कोई आपका एहसान नहीं होता है, आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आप अपने ऊपर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू हो या कोई बात हो तो आप उसको आके दिफा करें, क्योंकि अब जो आपके फैसले हैं वो आपकी अपनी ज़िंदगी अपनी वेलबींग से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो हमारी ज़िंदगियों को अफेक्ट करते हैं। बहरहाल ही डजंट एग्री विद मी, दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओपन, मैं चाहूँगा कि आए बात करें क्योंकि ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल क्लियर। तो जब तक ये लोग बैठे हुए हैं, हाउ विल दिस इशू गेट रिजॉल्व्ड? सर हाल ही में एक और बहुत बड़ी पोस्ट पे एक बंदे को तानियात किया गया, शब्बर जैदी, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक तीसरी मिसाल है इन अ रो। पहले थे हमारे सबसे पहले जो हैं रज़ाक दाऊद साहब हैं और उसके बाद नदीम बाबर साहब और तीसरे शब्बर जैदी साहब हैं। ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्लासिक एग्जांपल्स हैं और ये वो उस बंदे के दौर में हो रहा है जो बंदा अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहता रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ मैं लड़ूंगा, जहाद करूंगा, जंग करूंगा, लेकिन वो खुद ही बंदा ऐसी अपॉइंटमेंट कर रहा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उस बंदे ने हमें बिल्कुल जो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी धोखा दिया है और आम पब्लिक को भी धोखा दिया है इस एंड पे। लेकिन मैं सर ये बात कहना चाहूँगा कि आईपीपीस की मद में ये जो पटिशन अभी गई है नेपरा के पास वो 201 बिलियन रुपीस की है। क्या पटिशन क्या है, इसमें क्या है? उसमें यह है कि कैपेसिटी चार्जेस हमने देने हैं 201 बिलियन रुपीस के, और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, 2 रुपये पर यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि ये कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से चालाकी कर रहे हैं कि जी हाल मुझे एक फिगर दिखाएं, और शायद साहब प्लीज़ करेक्ट मी, फिर मैं अली खजर को भी लूँगा शामिल करें, मैं इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे करेक्ट मी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अभी तक जो हमने आईपीपीएस को पेमेंट की है उसमें से तकरीबन जो 40% से ज़्यादा पेमेंट सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस में की है और एक्चुअली 7-8% की बिजली खरीदी है जो पेमेंट्स हमने की हुई है। कितना है ये, क्या रेशो है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब फ्यूल ऑयल प्राइसेस कम थी तो उस वक्त तो एनर्जी का हिस्सा बहुत कम होता था। ठीक है। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई तो अब एनर्जी की जो वो ज़्यादा होती है और जो कैपेसिटी पेमेंट कम होती है। मसलन आप ये ले लें जो गैस बेस्ड आईपीपीस हैं 4, सैफ, सैफायर, हाइलमोर वगैरह, तो इनकी 2 सेंट 2.25 सेंट के करीब है जो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपेसिटी। बाकी की 7-8 सेंट के करीब है जो कि एनर्जी की है। एनर्जी की अच्छा, वो इतना नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, ये जब अब टैरिफ का शुरू हो गया मसला, अब हाइडल जो से पानी वाले इस पे 22 प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं आईपीपी जी, तकरीबन 22 हैं इन दी पाइपलाइन। इनका टैरिफ वगैरह क्या है, किस तरह? इनका टैरिफ किसी का भी टैरिफ मैंने 8 सेंट से कम तो देखा नहीं है। तो और एवरेज दुनिया में क्या है जी? इस तरह टैरिफ कहना कि जी जो बिजली पानी से बनती है जो कि डैम की नहीं लेकिन रन ऑफ द रिवर है, उसका क्या टैरिफ होगा वो डिपेंड करता है हर साइट पे। फिर भी एक एवरेज तो होता है ना, जिस तरह मैं ये एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। जी, मैं आपको बस एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी दासू के लिए हमने टेंडर किए कुछ इक्विपमेंट, वही इक्विपमेंट आपके प्राइवेट सेक्टर में भी लग रहा है, सेम टू सेम 100%। जो टेंडर दासू के किए उसकी कीमत 1/4 आई है जो आईपीपीज ने अपने टैरिफ पिटिशंस में डाले। अच्छा, यानी कि जो चीज़ धासू में अब 25 रुपए में लग रही है वो आईपीपीज ने अपने में 100 रुपए की शो की। 100 रुपए की शो की हुई है।
इनको चेक करने वाला कोई नहीं। तो ये तो काम रेगुलेटर का है जी, ये और तो मैं ये विंड वाली जो आपकी पंचक्कियाँ जिनको हम कहते हैं, इनकी IPPs का कंपैरिजन पढ़ रहा था कि यहाँ पे जो कॉस्ट नाज़रीन एक्सेप्ट कर ली गई है हुकूमत वक्त की तरफ से, वो है कि जी 15 लाख से 18 लाख डॉलर पर मेगावाट प्रोडक्शन की जो खर्चे का वो कॉस्ट की गई है। यही जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो दुनिया में जो एवरेज है वो 8 लाख डॉलर है, और इसमें है कि जी इंडिया में ये तकरीबन 7 लाख डॉलर पर मेगावाट लगाएगी, यहाँ से 15 और 18 लाख, यानी कि यहीं पे इतना बीफ अप हो गया है कि आपको और कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं, खाली यही कि जो आपकी कॉस्ट ही एक्सेप्ट हो गई है वही दुगनी से ज़्यादा, तो आपका सारा पैसा तो जो सेठ का है वो तो जेब में यहीं से आ गया। तो ब्यूरोक्रेट और सेठ ने पैसे असल कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल ली, बाकी मुनाफा ही मुनाफा है। मुनाफे में भी जब टैरिफ आपने ऊंचे लगवा दिए तो ये मैं इसलिए प्रोग्राम कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम कहीं कहीं शायद टेक्निकल लगे आपको, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आप और मैं जो कर्ज़े लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कर्ज़ा लेके मकान बनाते हैं, जो कर्ज़ा लेके बच्चों की शादियां करते हैं, जो कर्ज़ा लेके जनाजे अपने अटेंड करते हैं और दूसरे कारोबार करते हैं, उस मुल्क में अरबों रुपए के टीके ऑन अ डेली बेसिस कैसे लग रहे हैं और फिर वो हमारे से ही जेबों से लिए जा रहे हैं। ये जो चोरियां अरबों रुपए की, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिल के, वी आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट। और हम कभी IMF कभी वहाँ, और वो भी फिर हमें बताया जाता है मुल्क व कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमें ज़िबा किया जाता है उनके नाम पे। अली खिज़र साहब, ये IPPs का जो स्कैंडल है, ये सारा जो अभी तक एक बहुत बड़ा माफिया है, क्या इसको हम करें? बिकॉज ये जब फिगर्स हम पढ़ते हैं तो दिमाग उड़ा देता है। जी मालिक साहब, ये बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं तो इस पर बड़े सालों से लिख रहा हूँ और मैं ये कई सालों से कह रहा हूँ कि ये आपकी इकॉनमी को डुबा सकता है। अच्छा, दूसरा, अब आप अगर शॉर्ट देखें तो IPPs के अंदर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉस्ट प्लस होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो जो भी उसके इक्विपमेंट होता है उसकी कॉस्ट पास की जाती है, जो फ्यूल होता है एट अ गिवन एफिशिएंसी लेवल वो कॉस्ट पास की जाती है, और दूसरा वो टेक और पे होता है कि आप उनसे ख़रीदे ना ख़रीदे, आपको उन्हें उनकी डेट की रीपेमेंट के लिए और उनकी जो है वो दूसरी चीज़ों के लिए वो आपको पे करना होता है। तो ये बुनियादी जो नुक्ते हैं ना जो हमें चेंज करने चाहिए। हमें एक तो कॉस्ट प्लस से निकल जाना चाहिए कि भाई आप कंपेटिटिव बेस लाएं, तो कोई 1/4 पे ला सकता है तो लाए और लगा दे, और दूसरा टेक और पे से टेक और पे चला जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रहे हैं। मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 2016 की नेपरा की रिपोर्ट देखें तो आपकी उस वक्त जो साल की कैपेसिटी पेमेंट थी वो तकरीबन 280 बिलियन रुपीज़ थी, 280 बिलियन रुपीज़ थी। ये 2019 की जो FY19 की एक्सपेक्टेड उसकी रिपोर्ट है वो 650 बिलियन पे है, यानी कि आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो डबल हो चुकी है। जरा मैं एक सेकंड में, अच्छा, अब आपके जो यूनिट अली एक सेकंड, जरा आसान लफ्जों में जरा मैं नाज़रीन को बता दूं कैपेसिटी पेमेंट। नाज़रीन, एक जब आप एक प्लांट लगाते हैं, लेट्स से आप कहते हैं 150 मेगावाट का प्लांट है, ये अब उसकी कैपेसिटी है 150 मेगावाट। अब जो आपका हुकूमत से तय हुआ हुआ एग्रीमेंट, वो आपको जो कहते हैं ना कि अगर आप बिजली लें ना या लें, अगर प्लांट तैयार है, बिजली देने की हालत में है, तो वो आपकी एक 150 मेगावाट के मुताबिक आपकी कैपेसिटी पेमेंट आपको देने पे तैयार है। जो अली बता रहे हैं वो ये है कि जिस वक्त 2016 में ये जो तमाम इंस्टॉल कैपेसिटी बनती थी 280 अरब रुपए की बनती थी, अब क्योंकि और IPPs आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, तो ये अब 650 अरब पे पहुंच गई है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा हुजम से। और ये भी सोचिएगा कि जिस मुल्क में लोग कहते हैं जी बिजली प्लांट नहीं चल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिजली महंगी होगी, रोज़ प्लांट लग क्यों रहे हैं? IPPs में लोग नए नए प्रोजेक्ट्स क्यों ला रहे हैं? वो इसीलिए ला रहे हैं कि शायद दुनिया का वाहिद मंसूबा है, इंडस्ट्री है कि यहाँ माल बनाएं ना बनाएं, आपका माल बिका हुआ है सिर्फ इस बेसिस पे कि आपकी बनाने वाली मशीनरी खड़ी हुई है, और इसी पे अरबों रुपए चल रहे हैं। जी सॉरी अली, बट आई हैव टू एक्सप्लेन इट। जी, बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपने बात की कि डिमांड फोरकास्ट होती है जिसकी बेस पे ये सप्लाई आती है, तो आपकी डिमांड अगर 2016 में तकरीबन 100 बिलियन यूनिट आप जो है वो बिल करते थे, इस वक्त 125 बिलियन यूनिट तकरीबन आप बिल कर रहे हैं,
यानी डिमांड में आपकी इंक्रीज इतनी नहीं आई है, तकरीबन 50% इंक्रीज आनी चाहिए थी तो वो डाइल्यूट होता, वो डाइल्यूट नहीं हो रहा तो पर यूनिट उसका जो इम्पैक्ट है बढ़ जाएगा, जिससे आपके बिजली के बिल बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात तो ये समझ लें, अब आप ये जो कॉस्ट प्लस है इससे हमें निकलना चाहिए, और इस कॉस्ट प्लस पे क्या होता है कि IPPs जो होते हैं ना, आप समझ लें कि वो नेगेटिव इक्विटी पे रिटर्न बनाते हैं। 20% इक्विटी होती है, 80% डेट होता है। जब आप ये बताते हैं कि उसमें ओवर इन्वॉइसिंग होती है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अगर 45% लिखवाते हैं तो 60% होती है, तो भाई प्रोजेक्ट के पहले साल 1.5 साल में वो नेगेटिव इक्विटी पे चले जाते हैं और वो अगेन अली थोड़ा सा आसान लफ्जों में लोगों को बताते जाएं कि मतलब है नेगेटिव इक्विटी का नाज़रीन मतलब है कि आपके अपने पैसे पहले साल ही निकल गए, आपने अपना सरमाया निकाल लिया, आप बराबर हैं। जी, मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि किसी का पैसा शुरू से ही नहीं लगा हुआ, वो इतनी ओवर इन्वॉइसिंग हुई हुई है। ये बात सही है, ये बात सही है। इसलिए देखें ना जी अली, तो शुरू से ही नेगेटिव इक्विटी है जी, अगर ओवर इन्वॉइसिंग कितनी है तो शुरू से ही नेगेटिव इक्विटी है। अच्छा, अब ये चीज़ अब हमें ठीक करनी है कि इसको हमें देखना है। दूसरा हम ये नहीं देखते कि हमारा जो टेक और पे का है कि भाई आपने पावर प्लांट लगा दिया, हम आपसे ख़रीदे ना ख़रीदे हमें पे करना है, बड़ी ज़रूरी बात है। हमारी पीक डिमांड पिछले जून में 25,000 मेगावाट पे गई थी पीक डिमांड, और 6 महीने साल के ऐसे होते हैं कि 10-12 हज़ार की एवरेज होती है। हमने पीक डिमांड 25,000 के हिसाब से सारे प्लांट लगा दिए और पूरा साल उसकी पेमेंट देते रहे, जबकि वो डिमांड 1 महीना या 2 महीना आती है। ये कितनी को नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ कि इस डिमांड को कितना गलत फोरकास्ट किया गया। तो ये अली मुझे आप ब्रेक लेना है, ऑल्टरनेटिव मुझे आप ब्रेक लेना है, इस पर मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, अगेन आई कीप ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि जस्टिफाई ऐसे किया गया कि जब गर्मियाँ आती हैं जून जुलाई, उस पर इंतहा की गर्मी होती है, तो उस वक्त जितनी डिमांड होती है बिजली की वो कभी नहीं होती बाकी 6-8 महीने। उसको बेसिस बना लिया गया कि अगर उस वक्त 25,000 मेगावाट चाहिए तो ये इस तरह जस्टिफाई कर दिया जैसे सारा साल हर महीने आपको 25,000 मेगावाट चाहिए। उसकी बेसिस पर जस्टिफाई कर दिए, कारखाने लग रहे हैं और फिर आइडल कैपेसिटी में आप और मैं पैसे भुगत रहे हैं। ये शायद इस सदी का और पाकिस्तान की तारीख का अगर सबसे बड़ा कोई स्कैम है तो वो सिर्फ तवानाई के शोबे में है, और उसमें 3 हैं। IPPs हैं बिजली के अंदर, डीम ड्यूटी है पेट्रोलियम के अंदर, प्राइस डिफरेंशियल क्लेम है पेट्रोलियम में। उसमें भी हमने पहले प्रोग्राम किए, मैं आइंदा भी करता रहूँगा, अगरचे मुकदमात की भी धमकी हो रही है। बड़े बड़े लोग हैं जी, ये अरबपति लोग हैं, इनके लिए मसला कोई नहीं है। छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ कि 150 मेगावाट का एक पावर प्लांट है और उसके लीगल एडवाइज़र कौन है? वो इस मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो जब इस मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट लिख के उस पर अपनी राय दे के किसी महकमे को भेजते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह थर थर काँपते हैं। ये होता है इन इंडस्ट्री वालों का। दे हायर दीज बिग गन्स ताकि इनकी पॉलिसीज़ पे हाथ ना हो। ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि 4 साल हो गए हैं और एक केस की तारीख भी नहीं लगी। ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि इतने साल हो गए, अरबों रुपए दे दिए गए हैं, एक एनर्जी ऑडिट नहीं करवा सकी हुकूमत पाकिस्तान। क्यों? इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान जो बातें हो रही थी और मैं कुछ फिगर्स और पढ़ा था, यकीन माने मेरा हौसला नहीं पड़ा प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का। ये जो फिगर था कि ये इंस्टॉल कैपेसिटी का 280 अरब इस साल हम दे रहे हैं, पिछले साल दिया 650 अरब रुपया, ये पहुंच गया, इस साल हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1200 अरब रुपया सिर्फ ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का ख़र्चा बन जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, मैं अभी एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े सनतकार हैं, पॉलिटिकली भी उनका मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी बड़ा नाम जुड़ता था, फिर उनकी जंग चली एक और ग्रुप के साथ। बहरहाल बैंक्स भी ओन करते हैं, बड़ा कुछ आजकल नैब में भी एक केस चल रहा है। मैं उनकी सिर्फ कंपनी का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और ये कंपनी सिर्फ एक टिपिकल कंपनी है, इसी तरह की बहुत सी ये IPPs हैं। इन्होंने जो टोटल इसमें इनकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी वो $43 मिलियन थी, $43 मिलियन। 15% के लिहाज से इनको हर साल $6.2 मिलियन मिलना था। और IPPs का नाज़रीन कॉन्ट्रैक्ट 25-25 साल का है, ये अंदाज़ा कर लें। लेकिन जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं उनकी अपनी किताबों के मुताबिक, अपने अकाउंट्स के मुताबिक, वो $22 मिलियन
$28 मिलियन रादर, 28 से $29 मिलियन, यानी कि जो $43 मिलियन था वो 2.5 साल के अंदर वापस आ गया हुआ है। अगर सारा हम खर्चा लगा लेंगे, ओवर इन्वेस्टिंग नहीं हुई और बाकी $43 मिलियन लगा हुआ है, तो $43 मिलियन अगर लगा भी है तो 1.5 साल में वापस, बाकी जो 24 साल की रोटी हैं, चोपड़ी भी। ये एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक आपको मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ। खालिद, नेपरा की मीटिंग की बात हो रही थी कि पिछले दिनों की नेपरा वालों ने एक मीटिंग कॉल की और उसमें सुना कि वो हुआ कि जी 4000 मेगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी है जी, और ये अगले साल 8000 मेगावाट हो जाएगी, तो इसको हम पैसे नहीं देंगे। जी, तो उनको सुना है बड़ा, हाँ कि बिल्कुल बंदे बन जाओ वरना फारूक हो। बिल्कुल जरा सब नेपरा वाले घर जाएंगे अपने। जी। वो जो मैं विद इन कोर्स कहता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जो पावर सेक्टर में, वही जो लोग हैं वही अब गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो उन्हीं की तरफ से फिर डंडा आया नेपरा वालों को कि बंदे के पुत्र बन जाए आप, और ये आपने इसके अगेंस्ट भी कैपेसिटी चार्जेस आपने देने हैं हमें, ये नहीं हो सकता। तो मुझे अच्छी तरह याद है मालिक साहब, मैं एक और चीज़ मेंशन करता जाऊंगा, जब सी पैक के प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हो रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त का मैं जो CPPA के हेड थे, यानी जो सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है, उसके जो हेड थे वो इनकारी हो गए थे मज़ीद साइन करने से। उनका आर्गूमेंट ये था कि कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्लीज़ मज़ीद प्रोजेक्ट्स ना अलाउ करें, हम ये कैपेसिटी चार्जेस कहाँ से देंगे। तो अल्टीमेटली वो जो कैपेसिटी चार्जेस हैं देने तो हमने हैं, लेकिन वो बंदा हमारा उस वक्त केस लड़ रहा था। मैंने ये स्टोरी रिपोर्ट भी की थी। और दूसरा ये है कि तो एक कहाँ गया वो बंदा? वो बंदा फारूक हो चुका था, उसी दौर में फारूक कौन हो गया था? सर मैं वो बाद में चल। और दूसरी बात यह है कि मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जो IPP मोड में आ रही है। पहले तो प्रोजेक्ट्स आपने सुने हैं ना जी कि पावर प्रोजेक्ट्स IPP मोड में है। एक ट्रांसमिशन लाइन है जो मटियारी से लाहौर आ रही है। ये पहले जो PPIB है हमारा प्राइवेट जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी गेमें हुई हैं। इन्होंने वो जो पहला जो इन्होंने पटिशन दी थी उसकी कीमत $2.1 बिलियन रखी थी और उसमें लंबे खांचे थे। और नेपरा ने उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो मेंबर कोई शरीफ कभी कभी आ जाता है और अड़ भी जाते हैं कई लोग, उन्होंने उसकी कीमत को $1.5 मिलियन तक लेके आए, यानी सीधा 700 मिलियन का टीका लग रहा था। और आई एम डैम श्योर कि उसमें अभी भी हमें कोई तकरीबन 400-500 मिलियन का टीका लगा है अभी भी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये जो PPIB है, ठीक है, रेगुलेटर का भी काम है, और जो विंड्स को जो देख रहे हैं वो अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड भी है, उनको भी देखें, PPIB देखो, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज लोग बैठे हैं जो हमें बेच रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को बेच रहे हैं और उनके लिए वो अपनी आने वाली नस्लों का तो मुस्तकबिल खरीद रहे हैं ना। बिल्कुल सही, उनके लिए तो कंफर्ट और लग्जरी खरीद रहे हैं। अली, मुझे ये बताएं कि ये सारा द वे दिस थिंग इज, अगर नेपरा वगैरह ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, अगर यही बीच में कलूडिंग पार्टनर्स बने हुए हैं इस क्राइम के, तो किस तरह ब्रेकें लगेंगी? देखिए जी, नेपरा तो बहुत छोटी चीज़ है जी, नेपरा से ही बहुत ऊपर की बातें हैं। आपको मैं अभी ये बताता हूँ कि ये पिछले जब आपके CPEC के प्रोजेक्ट लग गए थे और RLNG के 3 लग गए थे, फिर एक चौथा प्लांट आया था, वो गालिबन वो नवाज शरीफ की बेटी के समधी का था, वो मुनीर साहब का। तो वो उस पर ये यूनुस दागा जो आपको पसंद नहीं है, उन्होंने रजिस्ट किया था तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर से निकाल दिया था, और अब उन्होंने रजिस्ट किया तो आप बता रहे हैं IMF टॉक से भी निकाल दिया है। तो वो लग गया था प्लान। मुझे लग रहा है मुझे डागा साहब के बारे में ओपिनियन रिवाइज करनी पड़नी है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, नहीं करनी पड़ी, वो अच्छे आदमी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको बताऊं कि ये मसला पिछली हुकूमत पे रुका नहीं। अभी के इलेक्ट्रिक के अंदर एक 750 मेगावाट का इंपोर्टेड फ्यूल पे प्लांट जो आप अभी चाइना गए थे वो आप करके आए हैं। फिर उसके अलावा के इलेक्ट्रिक ने एक 450 मेगावाट के प्लांट की एडवर्टाइजमेंट दी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। हमारे यहाँ 2 सिस्टम है, एक NTDC सिस्टम है और एक के इलेक्ट्रिक है। NTDC जो है उसमें वो जो है वो एक्सेस है सप्लाई, और के इलेक्ट्रिक में शॉर्टेज है। हमें क्या चाहिए कि साउथ पे हमारे प्लांट लग रहे हैं, पोर्ट कासिम पे आपने जिक्र भी किया, कोल का 2 न्यूक्लियर के प्लांट आ रहे हैं। आपको ये चाहिए कि इनमें से कुछ प्लांट नोवेट कर दें, यानी कि ट्रांसफ़र कर दें NTDC के सिस्टम से के इलेक्ट्रिक पे विद कैपेसिटी पेमेंट्स।
तो के इलेक्ट्रिक के जो नए लगेंगे उनकी ज़रूरत नहीं, ये अच्छे प्लांट है, लेकिन ये प्लांट भी लगे अभी रहेंगे और इनकी कैपेसिटी पेमेंट भी पे करते रहेंगे और दूसरी तरफ हम वो भी डाल रहे हैं। अच्छा, इसके आगे एक और बात बताऊँ, आपको एनर्जी को ओवरऑल मैनेज करना है। अभी आपके इंडस्ट्री जो है ना 2,500-3,000 की कैप्टिव वो उसकी पैदावार है, कम से कम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आप इंडस्ट्री को गैस दे रही हैं सिंध में 650 रुपये पे, आप जो एक्सपोर्टर्स है 950 रुपये पे आप इंडस्ट्री, और 6.5 सेंट पे आप पंजाब में दे रहे हैं। ये इनमें से कोई ग्रिड पे नहीं आता। अच्छा, ग्रिड पे जब नहीं आएगा तो वो जो नए प्लांट आ रहे हैं जिसकी हम ये सारी पेमेंट कर रहे हैं वो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी, तो वो कैपेसिटी पेमेंट जो बिजली इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जाएगी। अच्छा, अब आपने फिर इंडस्ट्री के को आपने टैरिफ नहीं हिलाने, आपने लाइफलाइन कंज्यूमर के टैरिफ नहीं लाने, आपने सिर्फ मेरे आप जैसे मिडिल क्लास के लोग और जो कमर्शियल जो बिजनेस दुकानें करते हैं उनका करना है। और अगर ये 2.5 रुपये 3 रुपये या 2 रुपये टैरिफ बढ़ते हैं और सिर्फ ये 25 to 30% ऑफ द कंज्यूमर पे जाते हैं, क्योंकि 30% प्लस कंज्यूमर जो है आपका वो इंडस्ट्री के 30 और इतना ही कंज्यूमर तकरीबन लाइफलाइन है, तो बाकी जो 1/3 तकरीबन बचता है वो उस पे जाते हैं, तो उसका बिल तो 50, 60, 70% बढ़ेगा। अच्छा, जब वो बिल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो बिजली का इस्तेमाल कम करेगा। अच्छा, दूसरा आप देखिएगा आजकल अखबारात में सोलर के बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सोलर सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। अभी मेरा एक दोस्त कंपनी भी ला रहा है सोलर की, वो देखिएगा वो भी एक रेवोल्यूशन ले आएगा। आप ये सोलर, लेकिन सोलर कैसा रेवोल्यूशन लाएगा? एक सेकंड अली, एक सेकंड, सोलर की भी जब आप यहाँ पे तारीख पढ़ें तो उसके भी टैरिफ तबाहकुन किस्म के हुए हैं। माफ कीजिएगा, ये नेट मीटरिंग पे आप प्राइवेट सेक्टर टेक एंड पे पे लाएगा, टेक और पे पे घरों अपने छतों पे लोग लगाएंगे। ठीक है, वो ठीक है। आप बिजली सिस्टम अपनी ठीक है, अपने यूनिट्स के ऊपर, बिजली सिस्टम सुन तो लें, बिजली सिस्टम से कम लेंगे, जब कम लेंगे तो कैपेसिटी चार्ज पर यूनिट और बढ़ जाएगा और फिर आपको और बिजली कीमत बढ़ानी पड़ेगी। बिजली आप ले जाएंगे 100 रुपए पे भी ना, आपकी डिमांड गिरती जाएगी और आपके पैसे पूरे नहीं होने। इट्स अ विशियस साइकिल। व्हाट यू आर सेइंग इज, तो अली व्हाट यू आर सेइंग इज चुके हैं इसमें 1994 से यू आर सेइंग डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। आपने मुल्क बेच दिया है, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। 25 साल के अंदर। तो ये मुझे बताएं, कोई चॉइस नहीं आपके पास। शायद ये बताएं फिर आप, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लग गई अभी, एज वी स्पीक अभी मैं ख्याल अगले 5-10 मिनट में तफसीलात आनी शुरू हो जाएंगी। IMF वाली वो अपना तख्ता करके जा चुके हैं वापस और चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। इसका मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसका मतलब और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अब एक फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, जो हो ही गई है अनऑफिशियली, जिसके तहत ये तमाम एग्रीमेंट्स रिव्यू हों, ये कैपेसिटी चार्जेस, ये सब कुछ। और उसके अलावा अगर ये नहीं रिव्यू होते तो फिर तो एक अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज हम तो इसी में से नहीं निकल सकते। हमें पाकिस्तान को और कोई क्राइसिस नहीं है, इन्हीं IPPs के अंदर ही हम फारिग हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ IPPs नहीं है, आपका पूरा एनर्जी का निज़ाम जो है वो इतना फरसूदा है और इतना ख़राब हो चुका है और इतनी ज़्यादा उसमें करप्शन, इनएफिशिएंसी और ये चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। आपको मैंने इनवाइट करना है एक प्रोग्राम में, हमने उस पर भी करना है पेट्रोलियम और उस पर, लेकिन आप मुझे बताएं इसमें से सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है जी, अली ने तो हाथ उठा लिए हैं, जो जायज़ इनके मुनाफे बनते हैं वो इनको ज़रूर दें, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो रोकें और जो एक्स्ट्रा पेमेंट दी गई है वो वापस लें। और देखें, दुनिया में कोई अदालत भी जो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप कोलूजन प्रूव कर दें और नए IPPs रोके जाएं हर कीमत पे। देखें जी, IPPs का जो लफ्ज़ है वही गलत है। एक मार्केट होनी चाहिए मुल्क में जो कि एनर्जी की, जिसमें कि आप अपना जाके कीमत बताएं कि इस कीमत पे। लेकिन वो आप एक ग्रिड में डालते हैं ना, या तो फिर इंडिपेंडेंट ग्रिड्स बनाने दे हर जगह लोगों को। दुनिया में एक ही, कैलिफोर्निया में जाएं, आपके 8 कंपनीज हैं, वो हर की लेकिन वो ना हर कोई कंपनी की अलग ग्रिड नहीं होती, ग्रिड एक ही होती है, ठीक है, वायर्स एक ही होती हैं, लेकिन जो उसको इस्तेमाल करने के वो पैसे देते हैं और अपनी बिजली वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जो कि पाकिस्तान में यहाँ टेक्निकली हो सकता है। जी बिल्कुल। अभी जो CPPA ने और जो नेपरा ने अग्री किया हुआ है आपका आइंदा का लाहे अमल 2020 तक एक एनर्जी मार्केट इस्टेब्लिश होगी पाकिस्तान में। बाय लॉ, नेपरा के लॉ में लिखा हुआ है कि 2012 के बाद कोई IPP नहीं आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा
मार्केट होगी और मार्केट 2012 के जी बाद 2012 तो 2019 में बैठे हुए जी, आईपीपी तो सारे वो लॉ को इग्नोर करके चेंज कर दिया गया। चेंज कर दिया गया कि इग्नोर किया जा रहा है? दो मुख्तलिफ चीजें हैं। चेंज भी किया गया है लॉ को। ये एक नेपरा का नया अमेंडमेंट एक्ट आ गया हुआ है ना अब तो। हाँ। तो लेकिन जो पुराना लॉ था नेपरा का उसमें लिखा हुआ था कि 2012 के बाद मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन होंगी बस। तो ये खालिद, यू आर मीटिंग ऑल दीज पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल दैट, ये किस तरह ये लॉ बदल देते हैं, किस तरह ये चीज़ें चेंज कर देते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। वेस्टर्न इंटरेस्ट जो हैं वो प्रीवेल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। और मैंने कहा ना कि जब अब ने सेक्टरी का भी हवाला दिया, उससे पहले भी जितने भी सेक्टरीज थे, पेट्रोलियम के भी और पावर सेक्टर के भी, ये उनके साथ कोलिजन करते हैं और उनको फ़ायदे देते हैं। और फिर नेपरा और जो आगरा है वो उनकी पार्किंग लॉट है, वहाँ पे वो उनके बंदे आते हैं और ये फिर उनको सेफ गार्ड करते रहते हैं। और इनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते रहते हैं और ये बाहर इंजॉय करते रहते हैं, बाहर के अकाउंट्स में इनके पैसे जाते हैं और यहाँ पे हाजी बने होते हैं। जब आप वैसे जाते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं यार दाल रोटी हम आपको खिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारे हिफाजत करने वाले हैं वो हैं बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स, वो जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, उन्होंने स्टेट के इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही पावर परचेज एग्रीमेंट करते हैं और वही पॉलिसीज़ लेके आते हैं और वही पॉलिसी जो होती हैं वो मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं और वो साबित भी हो रही है। मुझे उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे आप एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक मैं चाहता हूं कि मुझे स्पेसिफिक सॉल्यूशन बताएं कि 1 2 3 ये मेजर्स लेने की ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, हुएवर, कि क्या किया जाए। क्योंकि ये जो जगरनॉट है ये पेमेंट्स का, ये दिस इज़ लाइक रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये हम नहीं दे सकते, सिंपली नहीं दे सकते। आप एक IMF छोड़ें, आप 15 IMF के पास चले जाएं, आपको ये पैसे नहीं मिल रहे अनलेस यू सॉर्ट दिस एनर्जी सेक्टर आउट। क्या हो सकता है इस ब्रेक के बाद? जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मैं ब्रेक से पहले कह गया था कि तमाम पैनलिस्ट से आई लाइक कि अगर एक एक दो सोल्यूशन कोई है। ये इतना बड़ा मसला है कि एक दो प्रोग्राम्स में इसका हाथा नहीं किया जा सकता, बट बहरहाल विल ट्राई टू कीप स्क्रैचिंग द सर्फेस। जी अली, आई विल स्टार्ट विद यू, योर मिनट स्टार्ट्स नाउ। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? जी, नंबर 1 आपको पूरे एनर्जी को एक लेंस से देखना चाहिए। इसमें पेट्रोलियम भी है, गैस भी है और IPPs भी हैं और एनर्जी प्रोड्यूसिंग सोर्सेज भी है, कंज्यूमिंग सोर्सेज भी हैं। इनको एक लेंस से देखना चाहिए। एक प्राइसिंग होनी चाहिए पूरे मुल्क में और उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी दे। अगर आप इंडस्ट्री को भी उतनी प्राइस दे देती कंज्यूमर को तो उसको ड्यूटी की तरह से दे। आप लाइफ वाले को भी उसको डायरेक्ट सब्सिडी दे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपकी चूँकि कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी और आपकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ी है, ग्रिड के ऊपर कंजम्पशन थोड़ी है, तो ग्रिड की कंजम्पशन बढ़ानी है। उसमें आपको कंजम्पशन जो है, इवन आपकी मोटर जो है वो भी इलेक्ट्रिक में लाने चाहिए। आप ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक पर स्टार्ट कर दें। दूसरा, आप डिजिटल सोल्यूशन लाए। आज से 25 साल पहले आप देखें तो आप PTCL का कनेक्शन कितना मुश्किल होता था। आज देखें हर एक के हाथ में ये मोबाइल है, डर्ट चीप है। आप अगर इसमें डिजिटाइजेशन लाए 10-15 साल के अंदर इसको मार्केट बेस कर दे तो ये एनर्जी आपकी आधी कीमत पे हो जाएगी और मुल्क जो है आपका ऊपर निकल जाएगा। बट इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट को निकालें। आप आगे टेक और पे पे बिल्कुल ख़त्म कर दें, कॉस्ट प्लस पे बिल्कुल ख़त्म कर दें, एनर्जी मार्केट डीरेगुलेट करें। ये डिस्कोज हैं, इसके आगे 10-10 रिटेल कंपनीज बना दें और उनको डिजिटल लेके चले। पूरे मुल्क में स्मार्ट मीटर लगे, रेंट रूफ का कॉन्सेप्ट लाएं, विंड कॉरिडोर्स पूरे करें और एनर्जी मिक्स जो है इंडिजिनस पे चले जाएँ। जी करें, 10 साल लगेंगे इन सारे इंटरेस्ट ग्रुप को नीचे निकालें। जी खालिद। जी सर, मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि हमें इंडिजिनस प्रोड्यूस्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी उस पर तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और वो इंपोर्ट बिल से हमारी जान छूटे। क्योंकि ये डॉलर टर्म्स में हम लेते हैं, डॉलर की जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो फिर LNG कीमत की भी बढ़ती है, फर्नेस ऑयल की कीमत भी बढ़ती है। तो हमें जो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी तरफ जाना होगा और यही सोल्यूशन है। बेशक वो विंड कॉरिडोर हो हमारा, हमें जो सोलर पे इंडिजिनस और बाकी बेस्ड शायद सबसे पहले तो मैं एक अर्ज़ करूँगा कि हमारे यहाँ जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एवरी यूनिट ऑफ GDP दैट वी प्रोड्यूस इज़ 25% ज़्यादा है बाकी हम जैसे ममालिक से। मसलन इंडिया से वी यू कंज्यूम 25% मोर
energy to produce the same Sure. GDP, which means that our use of energy is highly inefficient. आपके अप्लायंसेस भी हाईली इनएफिशिएंट है, आपका वेस्टेज बड़ा है। हाईली इनएफिशिएंट। मैं एक स्टडी देख रहा था कि ये पानी का गीजर है आम घरों में लगे हुए जी 22%, 22-23%, 80% गैस वो जाया करता है। जी देखें बाकी अच्छा एनीवे चलें, बाकी ममालिक इंटेलिजेंट यूज ऑफ एनर्जी, इंटेलिजेंट यूज ऑफ गैस एंड डोमेस्टिक जो ये खांचे चल रहे हैं इसका क्या करना है? इसका तो हल वही है जी कि आप रिविजिट करें सारे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उनको जो आपने गारंटी किया है उसके मुताबिक उनको पेमेंट्स करें, उसके अलावा मत करें। लेकिन आगे जा वेरी क्विकली unless you establish an energy market and open the market and break these contracts, you are not going anywhere. बहुत शुक्रिया। आई थिंक काफ़ी लंबी बात अली ने भी की, बाकी दोस्तों ने भी कहा। दो चीज़ें बड़ी मोटी हैं, एक तो रिकवरी करें, जो ऑडिटिंग हुई हुई है, जो इनकी अपनी बुक्स हैं, 15% से ऊपर जो प्रॉफिट्स हैं गवर्नमेंट वापस ले। फाइनेंशियल इमरजेंसी है, बिल्कुल आपको रिव्यू करने चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक नैब भी काफ़ी एक्टिव हुआ है, जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी प्री अरेस्ट बेल हुई हुई है, बाकी 8-9 लोगों के नैब अरेस्ट वारंट तैयार करके बैठा हुआ है। कुछ इत्तलाएँ ये भी हैं कि शायद कुछ इंटरनेशनल फर्म्स के साथ फोरेंसिक ऑडिट भी हो चुके हैं इनके अकाउंट्स के इनडायरेक्टली, बिकॉज अभी तक बुक्स उस तरह नहीं है, लेकिन उनके अपने डिक्लेयर्ड एहसासों के मुताबिक ये बिलियंस वापस आएंगे। और जैसे नेप्रा में अब हेयरिंग में तय ये बात हो रही है कि आगे और नहीं होने चाहिए IPPs और ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रीविजिट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर या यहाँ से बनना है हमारे एनर्जी इंडस्ट्री से या तबाह होगा। जो मर्जी बाकी आप कर लें, पहले बिजली थी नहीं, आई तो अब अफोर्ड नहीं होती। और जिस तरह स्ट्रक्चर आज हमने एक्सप्लेन भी किया है कि दिन ब दिन महंगी होती जाएगी। अगर आप सस्ते फ्यूल्स लाएंगे, सोलर पावर, विंड पावर, तो अगेन पावर तो और कम यूज़ होगी, आइडल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। 250 अरब से 1100 अरब हम कहाँ से देंगे? अगले 50 बिलियन डॉलर हम अगले 20-25 सालों में कैसे देंगे? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है एंड दिस बुल हैज़ टू बी टेकन बाय द हॉर्न्स। जहाँ तक पेट्रोलियम का इतना कह दूंगा, कुछ भी ना करें आप, पिछले 10 DG ऑयल्स के सब एसेट्स आप देख लें। नैब को कहें गवर्नमेंट कि DG ऑयल्स के एसेट्स कर लें, आपको पता लग जाएगा कि टिप ऑफ द आइसबर्ग से, जैसे पंजाबी में कहते हैं हांडी चखो एक चमचा ला के, तो पता लग जाएगा पक्या क्यों है। एंड यू विल सी हाउ मैनी बिलियंस आर देयर। मैंने बात लाहौर की वेरी क्विकली एक में करनी है। लाहौर में 10 दिनों से पंजाब में डॉक्टर स्ट्राइक पे थे और वो नए टीचिंग एक्ट के ख़िलाफ़। आज वहाँ पे एक सुलह सफाई हुई और वो एक कमेटी बनी है। आई थिंक गवर्नमेंट को बड़ा हार्ड स्टांस रखना चाहिए। ये अस्पतालों में हड़तालें करने का रिवाज, लोग गरीब लोग सड़कों पे ज़िलो ख्वार हुए हैं, लोग मर रहे हैं, और ये बिल्कुल इन्होंने जिसको कहते हैं टिरनी ऑफ नंबर्स के ऊपर मेजॉरिटी इकट्ठे होकर डॉक्टर्स नालायक किस्म के, पता नहीं कौन से मेडिकल स्कूल्स के पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए, बड़ा सॉलिड स्टांस लिया हुआ है पंजाब हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद ने, बड़ा सॉलिड स्टांस लिया है प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू पे। एंड आई होप कि ये मसला अब हमेशा के लिए ख़त्म होगा और ये हर आए दिन की हड़तालें पहले भी होती थी डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी बंद नहीं होती थी। तो ये तो बहरहाल एक साइड शो था, लेकिन कमिंग बैक टू द मेन इशू, एनर्जी का अगर जिन बोतल में ना बंद किया करप्शन का, तो इमरान खान साहब आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका नया पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।